हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के सिलेबस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो वर्क एनर्जी पावर था और उसमें आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये कंप्लीट करा दिया गया था। अब आज हम अपना सेकेंड टाइप का कोलिजन पढ़ने जा रहे हैं। ये है वो आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो कोलिजन सेकेंड टाइप का है उसकी हेडिंग आपको सामने लिखी गई है, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब तक आपने इलास्टिक पढ़ा था। अब ये वन डायमेंशन के बारे में तो मैंने बता दिया था बच्चों को कि कोलिजन से पहले ये ड्यूरिंग कोलिजन है, बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। कोलिजन से पहले और बाद में सेम लाइन पर बॉडीज चलती रहेंगी तो वो वन डायमेंशन कोलिजन होगा। इन इलास्टिक का मीनिंग क्या है वो अब आपको समझना है। यानी पिछले कोलिजन और इस कोलिजन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहां पर इलास्टिक था और यहां पर इन इलास्टिक है। सिचुएशन वही है, आपके पास एक बॉडी है जिसका नाम है ये A, जिसका मास है m1। ये बॉडी है B जिसका मास है m2। इसका वेलोसिटी है u1, इसका वेलोसिटी है u2। और कोलिजन के लिए कंडीशन भी बताया था कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी वो उसको हिट करेगा। ये कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद जो A बॉडी है जिसका मास अब भी m1 है वो v1 से, और जो B बॉडी है जिसका मास m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव करती है और सेपरेशन के टाइम v2 इज ग्रेटर देन v1 हो जाता है। ये सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन फिर मैं इस कोलिजन में इन इलास्टिक का मीनिंग क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी इस कोलिजन में भी ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी दोनों बॉडीज का मोमेंटम, दोनों बॉडीज से एक सिस्टम बना है, उनका दोनों का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। और अगर ये कंजर्व रहता है तो इसका मीनिंग है आफ्टर कोलिजन भी दोनों का टोटल मोमेंटम निकालेंगे। इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, लेकिन बिफोर कोलिजन दोनों का टोटल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन दोनों का टोटल मोमेंटम सेम रहता है, क्योंकि ये कह रहा है मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ऐसा तो पिछले कोलिजन में भी था, और मैंने वहां पर एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके नहीं बताया है। मैंने पूछा था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या रीजन है कि कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा? पिछले कोलिजन में भी था, इसमें भी है। तो रीजन अभी तक किसी ने बताया है नहीं, इसलिए मैं बता देता हूं। ये रीजन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is applied on the system, तो momentum of the system remains constant या conserved। ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ाया गया था कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। दुनिया में जितने भी नेचुरल फिनोमेनन होते हैं, या हम कहें फिजिक्स में जितने भी लॉ होते हैं, उन सब के पीछे कोई नेचुरल फिनोमेनन होता है। नेचुरल फिनोमेनन ही फिजिक्स के लॉ है। तो यहाँ पर ये दोनों बॉडीज आपस में जब एक दूसरे को टक्कर मारती हैं तो इन दोनों पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा,
ना तो आप M1 पर फोर्स लगा रहे हो ना M2 पर, ना दोनों पर, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, एंड M1 और M2 को ये कंबाइन होकर एक पूरा सिस्टम बनते हैं जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तो पूरे सिस्टम का यानी M1 M2 का मिलाकर यानी A और B का मिलाकर मोमेंटम कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोलिजन में, किसी भी टाइप के कोलिजन में दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, इसलिए बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये गन एंड बुलेट का भी आप एग्जांपल देख सकते हो। गन और बुलेट ये मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल बच्चों को कराए थे और डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किए थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें गन और बुलेट एक दूसरे पर फोर्स लगाती थी, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर नहीं लगता था। तो दुनिया के हर कोलिजन में दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, इसीलिए उनका मोमेंटम यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम टोटल कंजर्व रहता है। इंडिविजुअली हर एक का A और B का बदल सकता है, लेकिन दोनों का कुल मिलाकर, क्योंकि A पर B फोर्स लगा रहा है, B पर A फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का अपना अपना मोमेंटम बदल सकता है, लेकिन दोनों का कुल मिलाकर मोमेंटम नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है। तो ये रीजन होता है मोमेंटम कंजर्व रहने का। और इनइलास्टिक कोलिजन की सेकंड पहचान जो है उस पर गौर करने वाली बात है, जिसको मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बात तो पिछले कोलिजन में भी थी और इस कोलिजन में भी है, कॉमन है। आगे क्या बोलता है, द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व, वो मैंने लिख दिया, विद सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो आपने लिखा है, ये जो लेफ्ट साइड में पूरा एक्सप्रेशन है, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे ऊपर टोटल मोमेंटम है, ऐसे टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन। और राइट साइड में जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने के बाद। पिछले कोलिजन में जिसका नाम इलास्टिक कोलिजन था, उसमें ऐसा बोलते थे कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, टकराने से पहले और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी भी सेम यानी कंजर्व रहती है। यहां जो डिफरेंस आया है तो वो कह रहा है विद सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और आगे की बात तो वही है, एंड द कोलाइडिंग बॉडीज कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर द कोलिजन। तो सेम लाइन में चलती रहती है, वन डायमेंशन कोलिजन की वही है डेफिनेशन। तो वन डायमेंशन तो पिछले वाले में भी सेम था, इसमें भी सेम है। मोमेंटम कंजर्व रहता है पिछले वाले में भी, इसमें भी, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, अभी तक का ओनली डिफरेंस, वो बोल रहा है विद सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या है? वो मीनिंग है ये है कि कोलिजन से पहले की और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बल्कि कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले वाले काइनेटिक एनर्जी से कम हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है ड्यूरिंग कोलिजन। इस कोलिजन के दौरान कोई थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी गायब हो जाती है। पहले जितनी दोनों की कुल मिलाकर काइनेटिक एनर्जी थी वो ये लिखी हुई है, हाफ m1u1 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2u2 स्क्वायर दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी, ये उनका सम, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। लेकिन वो ज्यादा है, यानी बाद में जो काइनेटिक एनर्जी दोनों की कुल मिलाकर है वो कम है। और ये कम है, इसका मतलब इस कोलिजन के दौरान थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई। वो गायब हो जाने को ही कहते हैं लॉस
इन काइनेटिक एनर्जी हो गया ड्यूरिंग, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। अब ये ड्यूरिंग कोलिजन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्यों हो गया, और पिछले वाले में ये ड्यूरिंग कोलिजन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं हुआ था, और नहीं हुआ था इसीलिए दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी। तो आपको पहला डिफरेंस समझ में आया। अब तक के हिसाब से इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में एक ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। टकराने के पहले भी वो सेम लाइन में चल रही थी, टकराने के बाद भी सेम लाइन में चल रही हैं, टकराने से पहले का मोमेंटम भी सेम था, तो टकराने के बाद का मोमेंटम, पहले वाला मोमेंटम सब सेम है। उसका रीजन भी पिछले और इस वाले में सेम है, क्योंकि दोनों में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट यानी कंजर्व रहता है। तो पहले और बाद का सेम है, सब कुछ अब तक वैसा ही है। सिर्फ एक डिफरेंस आया है कि इलास्टिक कोलिजन में टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी टोटल टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी टोटल के इक्वल थी। इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं है, बाद वाली एनर्जी कम हो जाती है पहले वाले से, यानी लॉस हो गया है काइनेटिक एनर्जी का। अब ये लॉस क्यों हुआ है, और वो लॉस जो हुआ है यानी कम हो गई है काइनेटिक एनर्जी, वो कहां चली गई, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो रीजन मैं बताता हूं, फिर हम आगे आपको फॉर्मूला डिराइव करवाएंगे। फॉर्मूला इसमें भी वही करना है, टकराने से पहले का मास और टकराने से पहले की वेलोसिटीज आपको गिवन होंगी, टकराने के बाद का वेलोसिटी v1 और v2 फाइंड आउट करना है। यानी जो एक्सप्रेशन डिराइव आपने इलास्टिक कोलिजन के लिए किया था वही यहाँ पर भी करना है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए। बट पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मोमेंटम कंजर्व क्यों है, वो आपने जान लिया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी ना पिछले में ना इसमें, दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कोई नहीं लग रही, तो दोनों में ही मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट काइनेटिक एनर्जी पिछले वाले में कंजर्व थी, इस वाले में कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो ये रीजन जानने के लिए आपको फिर से ये डायग्राम देखना होगा। इस डायग्राम में आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, ये डायग्राम क्या, एनिमेशन कहना चाहिए इसको। इस एनिमेशन में आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो बॉडी है रेड कलर वाली ये ए है और ब्लू कलर वाली बी है, और ए बॉडी बी बॉडी को हिट करती है कोलिजन, और ये जो हिट कर रही है इसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, टकराने के बाद स्पीड ऐसा हो गया। तो ये कल आपको दिखाया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो अब ध्यान से सुनना, मेरी आवाज ध्यान से सुनना है, और इस कोलिजन के दौरान क्या हो रहा है वो भी ध्यान से सुनना है। मैं अभी कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहूंगा और आप इस कोलिजन को देखते रहोगे। 10 सेकेंड, पूरे 10 सेकेंड में साइलेंट रहूंगा और आप इस कोलिजन को 10 सेकेंड में 2 3 4 बार जितनी बार भी होता है ये देखते रहोगे। तो मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब, और 10 सेकेंड तक मैं चुप रहूंगा। तो पूरे हो गए लगभग 10 सेकेंड, हालांकि काउंट नहीं किया मैंने, अंदाजे से बोला है। इस 10 सेकेंड के दौरान ये बॉडी आपको बार बार दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ही बार का कोलिजन है, लेकिन आपको बार बार इसलिए दिखाया रहा है समझ में आए। आपको इन दोनों बॉल्स के टकराने के दौरान कोई साउंड सुनाई नहीं दी होगी। मैं भी चुप हो गया था, और मैं चुप हो गया था, बॉल्स टकरा रही थी, लेकिन आपको कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही थी, मेरी भी नहीं सुनाई दे रही थी, और तो और कोई सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब इसके बाद जब ये कोलिजन अगली बार टेक प्लेस करेगा तो देखते हैं क्या होता है।
तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ये दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, अब देखो फिर से नोटिस करो, नोटिस किया, जब भी ये दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं आपको एक साउंड सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है सबको साउंड? नॉर्मली ऐसा होता ही है। आप बिलियर्ड्स का एग्जांपल मैंने दिया था बच्चों को, ये देखो फिर से, तो जो मैंने बच्चों को बिलियर्ड्स का एग्जांपल दिया था उसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो जो दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, दिया था कि एग्जांपल बिलियर्ड्स का जिसमें दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, या कैरम का एग्जांपल दिया था जिसमें दो कॉइन्स आपस में टकराती हैं। तो आप गौर से देखोगे जब दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, और बिलियर्ड्स में तो वो जो साउंड है वो काफी हाईलाइट की जाती है मूवीज वगैरह में, टक 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 करके साउंड आती है, बॉल्स आपस में हिट करती हैं। तो प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा होता है कि जब भी दो बॉल्स या दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं साउंड प्रोड्यूस जरूर होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। चांटा मार के देख लेना किसी को, अगर ढंग से चांटा मारोगे तो हाथ और गाल के टकराने के दौरान साउंड प्रोड्यूस होगी, और हीट भी प्रोड्यूस होती है। गाल गर्म हो जाता है, हाथ भी गर्म हो जाता है, क्लैप करके देख लो। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, जैसे अगर ये दोनों कोलाइड करेंगे और इस कोलिजन के दौरान, ड्यूरिंग दिस कोलिजन, हीट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है, समटाइम्स लाइट भी प्रोड्यूस होती है। दो पत्थरों को आपस में टकराएं, चिंगारी निकलती है, जिस चिंगारी की मदद से अर्ली मैन, जो आदि मानव होता है, उसने आग जलाना सीखा था। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स, पत्थर को ही तो टकरा के सीखा था कोलिजन करके, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं हीट भी प्रोड्यूस होती है, टकराने से साउंड भी प्रोड्यूस होती है, और कई बार लाइट भी होती है। लाइट हर बार नहीं होती, लेकिन ये दोनों तो हर बार प्रोड्यूस होती है। और हीट और साउंड बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये हीट जो पैदा हो रही है, साउंड जो पैदा हो रही है, क्रिएट तो नहीं हो रही, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यानी कोलिजन से पहले दोनों में काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन कोलिजन के दौरान उस दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। और क्योंकि कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का ड्यूरिंग कोलिजन हीट एंड साउंड में कन्वर्ट हो गया, तो जब टक्कर के बाद आप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, वो पहले टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी से हमेशा कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन बदल गया है हीट और साउंड में। प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा होता है। जो आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है उसमें जब वो कह रहे थे कि पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल केस है, और आइडियल कभी प्रैक्टिकल होता नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में बच्चों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस नहीं होती है ना, और भी बहुत सारी जगह पर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता, तो आइडियल कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं होती। तो वो एक थ्योरेटिकल एजम्पशन है, इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, या इलास्टिक कोलिजन कहना चाहिए कैन नॉट प्रैक्टिकली हैपन। प्रैक्टिकली इन इलास्टिक कोलिजन ही एग्जिस्ट करता है, टेक प्लेस करता है, क्योंकि दुनिया की हर टक्कर में, चाहे आपको सुनाई दे या ना दे, थोड़ी सी साउंड तो प्रोड्यूस होती ही है, और साउंड भी प्रोड्यूस होती है, और थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है, और लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है, उसका तो चांस है। चिंगारी हर बार तो नहीं निकलती टक्कर मारने पर, कुछ जगह पर निकलती भी है। तो अगर तीनों प्रोड्यूस हुआ तो और ज्यादा लॉस होगा, हीट और साउंड तो हमेशा प्रोड्यूस होती है। तो आपको ये बता दिया गया है दोनों रीजंस। फर्स्ट वाली लाइन का रीजन क्या बताया कि मोमेंटम तो दोनों ही कोलिजन्स में कंजर्व रहता है, इलास्टिक में भी, इन इलास्टिक में भी, क्योंकि कोलिजन के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, वो दोनों आपस में फोर्स लगाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब दोनों का मिलाकर, इंडिविजुअली चेंज हो रहा है, दोनों का मिलाकर चेंज नहीं होता। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कंजर्व सेम रहता है। ये एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से है। और काइनेटिक एनर्जी
वहां पर जस्ट इमेजिन किया गया, सपोज किया गया, आइडियल सिचुएशन माना गया कि कंजर्व रहती है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी हमेशा पहले वाली काइनेटिक एनर्जी से जो टोटल है वो हमेशा कम रहती है, क्योंकि टक्कर के दौरान some part of the kinetic energy gets converted into heat and sound and sometimes light. Therefore after collision the kinetic energy is always less than the kinetic energy before collision. इसीलिए लिखा गया है there is always some loss in kinetic energy. ओके है बात। अब ये पूरा थ्योरेटिकल रीजन आपको पता चल गया है। अब आप बढ़ते हैं इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के तरफ। फॉर्मूले के डेरिवेशन में वही काम आपको करना है। यही आपको फाइंड आउट करना है। और पिछले कोलिजन में जैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था वही इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको V1 और V2 फाइंड आउट करना है। यानी कोलिजन के बाद, इन इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या होगी वही पता लगाना है। तो चलते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की तरफ। अब सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर इन इक्वेशंस को लिख रहा हूं फिर से। पहली इक्वेशन क्या थी? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन 1 थी जो कहती है कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से बाद का मोमेंटम दोनों का कंजर्व रहता है, सेम रहता है। रीजन वीजन सब कुछ कर लिया हमने, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है। u1 u2 आपको गिवन होंगे, m1 m2 भी गिवन होंगे। ये बिफोर कोलिजन वाला सीन है या आफ्टर कोलिजन वाला, ड्यूरिंग कोलिजन वाला सीन है या आफ्टर कोलिजन वाला सीन है। और आपको बताया है ड्यूरिंग कोलिजन कुछ साउंड और हीट प्रोड्यूस होगी। चांटा मारना बेस्ट एग्जांपल है, क्लैपिंग बेस्ट एग्जांपल है। टक्कर लगने के दौरान आवाज भी आती है, गर्म भी हो जाता है। हर दो बॉडीज जब टक्कर लगेंगी तो आवाज भी आती है, गर्म भी होता है। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बनी थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन था, यानी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी लेस देन थी, क्योंकि बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी नहीं मिली बॉडीज को। कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गया। अब हम सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं। बिकम्स, क्या लेंगे? वही सॉल्व करने का मेथड वही है, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। और नेक्स्ट लाइन में आप m1 इसमें से कॉमन ले लोगे, u1 माइनस v1 इक्वल टू, यहां से m2 कॉमन ले लेंगे, v2 माइनस u2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। सेम केस सेकेंड इक्वेशन के साथ करना है। इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बन जाती है हाफ, नहीं आपको पहले ही बता दिया गया था, हाफ 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 हाफ, ये सब कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा m1 u1 स्क्वायर, मिसप्रिंट रह गया था, माइनस m1 v1 स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम? m1 वाली टर्म्स को एक तरफ ला रहे हैं, पिछले जैसा ही है बिल्कुल, बस यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी है। और यहाँ पर होगा m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। और फिर वही m1 कॉमन ले लिया जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन ले लिया जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस
u2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। अब आपको यहां लिख रहा हूं डिवाइड करना है 4/3। इक्वेशन 4 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड कर m1 u1 माइनस v1 आएगा, और राइट साइड में m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर आएगा, डिवाइड कर m2 v2 माइनस u2 आएगा। अब ध्यान से देखें जरा, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि आपने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से जब डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड रख दी, 4 वाला ऊपर, थर्ड वाला नीचे, क्योंकि 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड रख दी। अब आपके पिछले आर्टिकल में दोनों इक्वेशंस में बीच में इक्वल टू था, तो आप यहां सीधे इक्वल टू लगा सकते थे, लेकिन यहां पर थर्ड इक्वेशन में इक्वालिटी है, लेकिन फोर्थ इक्वेशन में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है। तो जब आप ऐसी दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे जिसमें एक में इनइक्वालिटी है और एक में इक्वालिटी है, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पर बीच में साइन क्या आएगा, वो बच्चे कई बार सोचते हैं और एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि इस तरफ ग्रेटर देन का साइन है और इस तरफ इक्वल टू का साइन है, तो बच्चे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। आज मैं बच्चों को स्पेशली ये टास्क दे रहा हूं क्योंकि ये रीजन आपको नोट्स में भी शायद ही मिले, और ये रीजन कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं और हमारे सामने काफी सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो 95% बच्चे यही रिप्लाई करते हैं, 5% चुप रहते हैं। आज तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से बता रहा हूं, 95% बच्चे यही रिप्लाई करते हैं, और जो रिप्लाई नहीं करते 5% वो कंफ्यूजन में रहते हैं और चुप ही रहते हैं कि छोड़ो, थोड़ी देर बाद तो बता ही देंगे, तो गलत जवाब हो गया तो फालतू में बात वैसी हो जाएगी। तो ध्यान से सुनो, पिछले वाले केस में इधर भी इक्वल टू था, इधर भी इक्वल टू था, क्योंकि मोमेंटम भी कंजर्व था, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व थी। तब आपने दोनों को डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बीच में इक्वल टू लगता है, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड। लेकिन यहां पर एक इक्वेशन में इक्वालिटी है, इक्वल टू का साइन है, और एक इक्वेशन में इनइक्वालिटी है, इस ग्रेटर देन या लेस देन के साइन को इनइक्वालिटी कहते हैं। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे बच्चे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं एक इक्वल है और एक इनइक्वालिटी है, तो ये ग्रेटर देन और इनइक्वालिटी दोनों को कंबाइन कर देंगे। ये जवाब आना चाहिए, लेकिन ये जवाब गलत है। आपका आज का मेन टास्क यही है, क्योंकि इसके बाद का भले ही आप समझ भी जाओ नोट्स वोट्स में देखकर, लेकिन आपको रीजन लिखित में कहीं दिया नहीं गया है नोट्स में। आपको कॉल करके या मैसेज करके ये बताना है कि यहाँ पर सही में क्या आएगा। सही सिंबल दिया हुआ है, अगर बच्चा कोई नोट्स में चेक करेगा तो यहाँ क्या आना चाहिए वो गिवन होगा।
देख सकते हैं, लेकिन वो क्यों आया है ये सिंबल, ये तो नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। मैथ्स के हिसाब से बच्चे सोच रहे होंगे इक्वल टू और इनइक्वालिटी का कॉम्बिनेशन, एवरेज, मीन, या इस जैसे कहते हैं ना, चलो ना तुम्हारी ना हमारी, इतना लगा लेते हैं। तो एक में इक्वल टू है, एक में इनइक्वालिटी है, तो दोनों को कंबाइन करके बोल देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन यहाँ ये नहीं आएगा, ये तो मैंने पहले ही डेड श्योर कर दिया। यहाँ क्या सिंबल आएगा वो आपको मिल तो जाएगा नोट्स में, लेकिन उसका रीजन नहीं मिलेगा। ये सिंबल क्यों आएगा वो आपको जवाब देना है। इसके आगे का पार्ट बहुत आसान है, वो अगली क्लास में आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा एक ही बारी में। लेकिन यहाँ पर ये सिंबल अगर मैं खुद ही बता दूंगा और उसका रीजन भी, तो आपकी आगे की पोर्शन काफी अजीब सा हो जाएगा। इसलिए मैं बच्चों को ये रीजन कि यहाँ सिंबल क्या आएगा, सही सिंबल विद रीजन बताना है, इसके लिए ये टास्क देकर छोड़ रहा हूँ। आगे का सॉल्यूशन बहुत आसान है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर भी ऐसा लिखा जाएगा, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहेगा, ऊपर m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो। और राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही रहेगा, v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, और नीचे डिनोमिनेटर में u1 माइनस v1, और यहाँ पर v2 माइनस u2, और फिर ये भी कैंसिल होगा। सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा, जिसने पहली वाली क्लास ध्यान से देखी है उसको याद भी होगा। ये बीच में सिंबल का प्रॉब्लम है, यहाँ सिंबल क्या आएगा वो पता नहीं है अब। ये तो नहीं आना है, तो यहाँ सिंबल की ही बस वो प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व करके या रीजन करके कॉमन सेंस लगा के बताना। फिर आपको यही वही इक्वेशन आएगी, v1 u1 माइनस v1, और सब कुछ वैसा ही रहेगा। और फिर इक्वेशन 1 में पुट करके सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो वो डिटेल काफ़ी बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन चलो वो तो हम सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन ये सिंबल वाली बात बच्चों को खुद से एक बार जज करनी है। तो अब तक जो आपने सीखा वो क्या सीखा कि कोलिजन तो वैसा का वैसा ही है, वन डायमेंशनल, बस टक्कर मारने से पहले और टक्कर मारने के बाद का मोमेंटम सेम रहता है, जो कि पिछले में भी था। लेकिन टक्कर मारने के पहले और बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है पहले वाले के मुकाबले, यानी बाद में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। उसका रीजन आपको थ्योरेटिकली बताया कि ड्यूरिंग कोलिजन साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है, तो सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। तो बाद की काइनेटिक एनर्जी में से कुछ काइनेटिक एनर्जी चली गई तो बाद की कम रहेगी। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले बाद की काइनेटिक एनर्जी कम है। उन्हीं दोनों इक्वेशन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है, बस बीच के सिंबल का आपको बताना है, आगे सॉल्व करवा दिया जाएगा। और सॉल्व करते ही आपका इनइलास्टिक कोलिजन भी खत्म हो जाएगा। फिर आखिरी बचता है परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये यूनिट भी फिनिश, बहुत छोटा सा है। तो आज के टास्क में बच्चे ये कंप्लीट करें और कल के क्लास से पहले मुझे इन्फॉर्म करें पक्का, ठीक है जी। 24 घंटे का समय है। अब मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।